आपने अक्सर लोगों को ऐसा कहते सुना होगा कि ये जो खिलाड़ी है या ये जो एक्टर है ये बहुत ही अंडररेटेड है। तो जब भी अंडररेटेड कोई कहता है तो आप समझ जाते हैं, यानी कि जितनी इसकी वैल्यू है या जितना बेहतर ये है उतना लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या उतना उसको प्रशंसा नहीं मिल रही है, उतना उस पर नजर लोगों की नहीं जा रही है। कुछ ऐसा ही होता है, अंडररेटेड एक्टर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, अलग अलग फील्ड में बहुत सारे अंडररेटेड हम कह सकते हैं। उसी तरह से हाल ही में आरबीआई के गवर्नर ने भारत के रुपए के लिए कुछ कहा है कि वो अंडर वैल्यू है, यानी कि जितनी उसकी कीमत होनी चाहिए या जितनी उसकी कीमत यानी कि है, उससे कम कीमत इस दुनिया में उसकी आंकी जा रही है। तो आखिर इस स्टेटमेंट का कोई मतलब भी है या यूं ही हवा में कह दिया है? चलिए इस बात को समझते हैं कुछ तथ्यों के साथ में, कुछ संकल्पनाओं और कॉन्सेप्ट के साथ में, बहुत ही आसान भाषा में, लेकिन एक जरूरी जानकारी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि अपनी तैयारी को दृष्टि आईएएस के साथ इस तरह से करें कि दिल्ली और नोएडा वाली क्लास घर बैठे आपको मिल सके, तो उसके लिए आईएएस जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स आ चुका है, जिसमें की सारी क्लासेस आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पर मिलेंगी। 400 प्लस क्लासेस हैं, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि सारी क्लासेस के नोट्स आपको हार्ड कॉपी में आपके घर में पहुंचाए जाएंगे, और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, प्रीलिम्स की भी मिलेगी, मेंस की भी मिलेगी, क्योंकि ये पूरा कोर्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों के जीएस की कंप्लीट तैयारी कराता है, बेसिक से लेकर एडवांस तक, जिसमें आपको सरल भाषा में सारी चीजें समझाई जाती है। और अच्छी बात यह है कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी मिलेगी, एआई का भी सहारा मिलेगा, यानी कि एआई के माध्यम से क्लास को आप बहुत कम समय में रिवीजन कर पाएंगे, उसकी मुख्य बातों को समझ पाएंगे और आसानी से अगली क्लास की तरफ बढ़ पाएंगे। अब एक अगली बात ये आती है कि आपको इस कोर्स का फायदा लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाएं या कमेंट बॉक्स में जाएं, वहां लिंक है, उसे ओपन कर लें, या फिर सीधे आप इस नंबर पे कॉल कर लें, तो हमारे जो भी इंफॉर्मेशन देने वाले मेंबर हैं वो आपको इसकी सही जानकारी दे देंगे। अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। टॉपिक में मैंने क्या बोला कि आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा कि रुपया अंडर वैल्यूड है। तो यहां पे इस बात को समझना पड़ेगा कि आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, और उन्होंने एक इंटरव्यू जब दिया हाल में तो उन्होंने कुछ और भी शब्द कहे, जैसे कि नॉमिनल कहा, रीर कहा। अब ये नॉमिनल क्या है, रीर क्या है, और भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको दिखाई देंगे, उसका कहने का मतलब क्या था। तो इसमें एक एक्सचेंज रेट शब्द भी आया। इन सब चीजों को हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रुपए पर दबाव कैसे बना। हमने अभी हाल फिलहाल में सुना था कि जो रुपया है डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर हुआ, हम सुनते ना, रुपया गिर गया गिर गया, तो गिर गया मतलब यानी कि किसी दूसरी मुद्रा की तुलना में उसकी वैल्यू कम हुई। क्यों कम हुई? क्योंकि डॉलर की डिमांड दुनिया में ज्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि तेल महंगा हो गया था। कैसे? तो आप देखिए कि अप्रैल 2026 में जो क्रूड ऑयल था $126 पर बैरल हो गया था। एक टाइम पे यही कुछ महीनों पहले $72 पर बैरल था। कितना डिमांड बढ़ा, यानी कि अब ज्यादा लोगों को डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं तेल। अब तो डॉलर की डिमांड बढ़ी तो डॉलर महंगा हुआ, तो उसके कंपेयर में रुपया सस्ता हुआ। अब 20 मई को रुपया ऑल टाइम लो में इसकी वजह से गया और 96.96 रुपए प्रति डॉलर हो गया। फिर उसके बाद 14 से 24 जुलाई के बीच में रुपया 96 रुपए प्रति डॉलर के आसपास। अब यहाँ पे क्या हुआ, 96.96 से थोड़ा पीछे जो गया था, लेकिन यह फिर से 96 तरफ गया। और अभी हाल ही में जब इसकी इतनी ज्यादा रुपए गिरने की बार बार बात आ रही थी, रुपया गिर गया, रुपया गिर गया, रुपया कमजोर है, तो आरबीआई गवर्नर ने 26 तारीख को कहा कि रुपया दरअसल अंडर वैल्यूड है, जितनी मार्केट में उसकी कीमत है उससे कम लोग समझ रहे हैं या दुनिया आंक रही है। तो ये किस बात पे, वही तो सवाल है। तो चलिए उसको समझते हैं कि साल की शुरुआत से अब तक में, यानी कि इसको बोलते हैं साल की शुरुआत से अब तक में, शॉर्ट में इसको बोला जाता है वाईटीडी, यानी कि ईयर टू डेट। तो ईयर टू डेट में यानी कि इस साल 2026 की शुरुआत से अभी तक की स्थिति में रुपया जो है 5.8% कमजोर हुआ है। और इसके पीछे जो वजहें बताई गई, एक तो सबसे बड़ा वजह कि कच्चा तेल जो है महंगा हो गया। फिर उसके बाद भू राजनीतिक तनाव। अब आप देखिए दुनिया भर में जब भू राजनीतिक तनाव आया, जैसे कि ये हॉर्मुज वाला जो मुद्दा है, क्या वो रास्ता ही बंद हो गया। तो देखिए जब भू राजनीतिक तनाव आता है, और इससे होता ये है ईरान और अमेरिका की युद्ध की वजह से दुनिया की सप्लाई चेन भी बाधित हुई। जितनी ज्यादा मात्रा में जहाजों की आवाजाही होनी थी नहीं हुई, सप्लाई चेन बाधित हुई, तो हुआ क्या कि कई सामान सही समय पर सही जगह पर नहीं पहुंच पाए जिस तरह से पहुंचना था। तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन बाधित होने से होता है कि सामान महंगा होता है। और उसके बाद मजबूत डॉलर जब हो रहा था, तो एक तरफ ये भी था कि विदेशी निवेशक जो थे वो भारत से अपना रुपया लेके जा रहे थे। तो विदेशी निवेशक दो तरह के होते हैं, एक एफडीआई होता है, एफडीआई के द्वारा निवेश होता है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये तो तुरंत नहीं जा सकते क्योंकि इन्होंने पैसा लगा दिया, लेकिन ये जो एफपीआई होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट,
जो भारत के शेयर बाजार में जैसे किसी ने पैसा लगाया तो तुरंत निकाल के जा सकता है। तो वो लोग जो थे, एफपीआई वाले थे, पैसा निकाल के गए, तो उसकी वजह से भी रुपए की वैल्यू जो थी वो कम हुई, क्योंकि डॉलर की डिमांड की वजह से वो ले गए। अब दूसरी तरफ देखें तो ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड में अंतर क्या है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि आपने क्रिकेट का एक बैट खरीदा, क्रिकेट इसलिए क्योंकि भारत क्रिकेट प्रेमियों का देश है। अब आपने क्रिकेट का बैट खरीदा 1000 रुपए, आप गए मार्केट में या रास्ते में आपके एक दोस्त ने बोला कि बैट बड़ा अच्छा लग रहा है, इस बैट को मुझे तुम 500 रुपए में दे दो, 5 रुपए ले लो। तो अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या था, ये अंडर वैल्यूड था, जितनी उसकी कीमत थी उससे कम आती है। ओवर वैल्यूड में क्या हुआ, ओवर वैल्यूड में ये हुआ कि जितनी उसकी कीमत है उससे कोई ज्यादा आंक ले। 1000 में आपने बैट खरीदा था क्रिकेट का, किस कंपनी का था वो आप देख लीजिए, लेकिन वो 1500 रुपए कोई देने को तैयार हो गया आपका दोस्त, बड़ा इंप्रेस हुआ बैट से, ओवर वैल्यूड। तो ये दोनों कैसे निकाली जाती हैं, रुपए के संदर्भ में अगर निकालना है कि रुपए की कीमत कम है या ज्यादा है, उसके लिए भी पूरी गणित है। क्या है, इसको हम बोलते हैं रीर। जो रीर वैल्यू है अगर 100 से ज्यादा है तो वो रुपया यानी कि ओवर वैल्यूड है, और अगर रीर की वैल्यू 100 से कम है यानी कि रुपया अंडर वैल्यूड है। अब सवाल आता है कि रीर क्या है, बताते हैं, लेकिन दो चीजें समझ लीजिए, एक डिप्रिसिएशन और एक एप्रिसिएशन। करेंसी कमजोर होती है, ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। $1 के लिए जब रुपए आपको ज्यादा चुकाने पड़े, यानी कि 90 की जगह 96 तक आप पहुंच गए, तो इसका मतलब है डिप्रिसिएशन हुआ है। और अगर करेंसी मजबूत हो गई, यानी कि अभी मान लीजिए कि 96 रुपए $1 के देने पड़ रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कुछ दिन बाद आपको 50 रुपए देने पड़ जाए, 50 रुपए में ही आप $1 खरीद लें, यानी कि रुपया मजबूत हुआ, तो इसको एप्रिसिएशन बोले। अब यहाँ पे एक बात समझिए, जो मैंने रीर कहा, रीर और नीर दो शब्द हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं रीर और नीर के पहले आपको बताता हूं नीर क्या है। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब ये क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको अपने बारे में अपनी हैसियत को जानना है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरी औकात, एक बड़ा बड़ा भारी शब्द है एग्जैक्टली, इसका इंग्लिश टर्म क्या होगा आप मुझे बताइएगा। स्टेटस बोल सकते हैं ना। तो आप ये देखिए कि पूरे मोहल्ले में कई लोग, कई घरों को मिला के आप देखेंगे कि पूरे मोहल्ले का स्टैंडर्ड ऐसा ऐसा है, और मैं यहाँ पे हूँ या मेरा परिवार इस स्थिति में है, तो मैं सबसे निचले स्तर पे नहीं हूँ, सबसे उचले स्तर पे नहीं हूँ। तो उस हिसाब से जब वो एक अंदाजा लगाता है तो तुलना कर रहा होता है। तो भारत का रुपया दुनिया भर की मुद्राओं में कहां पर है, उससे तुलना करनी पड़ेगी। तो अब ये जो नीर वैल्यू है वो यही काम करती है, तुलना कराती है। इसमें किया ये जाता है कि बेस ईयर पहले एक माना जाता है 2015-16, और उस बेस ईयर की जो वैल्यू है रुपए की उसको 100 मान लिया, ठीक है। अब 40 देश इसकी करेंसी इसमें शामिल की जाती है, रुपए की वैल्यू इन 40 देशों में कितनी स्टैंड करती है वो निकालने के लिए। तो ये 40 देश वो हैं जिनका भारत के साथ जो व्यापार है वो बहुत ज्यादा है। तो 88% जो व्यापार जिन 40 मुद्राओं में होता है, इन 40 मुद्राओं से भारत का 88% व्यापार हो जाता है, जिसमें सबसे बड़ा डॉलर है, ये तो है ही, लेकिन बाकी और भी 39। तो उन उन करेंसी को देखा जाता है, और उन करेंसी के बीच में रुपए की स्थिति क्या है उसको जब काउंट करके देखा जाता है, तो अगर नीर जो है 100 से नीचे है, तो यानी कि रुपया 39 करेंसी के मुकाबले कमजोर हुआ है, और अगर 100 से ऊपर है तो यानी कि 39 करेंसी के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है। तो ये कैसे हो रहा है, नीर सिर्फ करेंसी की कीमत देखता है, महंगाई नहीं। तो करेंसी की कीमत बढ़ी या घटी ये देख रहा है, लेकिन उस देश में महंगाई, इन्फ्लेशन को नहीं देख रहा है। अभी बस रुपए की कीमत बढ़ गई या घट गई, लेकिन हमें महंगाई को भी काउंट करना है, क्योंकि 2016 में जो सामान बिकता था वो महंगा भी तो हुआ है। हम रुपए की कीमत तो वही लेके चल रहे हैं, उसको बेस ईयर मान रहे हैं। तो अब महंगाई को भी जब हम काउंट करेंगे तो थोड़ा सा अब ये चेंज हो जाएगा। अब वो नीर की जगह हमें रीर पढ़ना होगा, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो इसमें क्या होगा, रीर क्या है, जो नीर हमने निकाला था पिछला वाला, उसमें हम महंगाई का हिसाब जोड़ देंगे तो सही आंकड़ा निकल आएगा। तो इसमें हम देखें तो 2024 नवंबर में इसकी वैल्यू थी 108, फिर उसके बाद मई 26 में हो गया 89, फिर जून 2026 में हो गया 91, यानी कि 100 से कम है, यानी कि उन 40 मुद्राओं से इसकी कीमत कम है रुपए की, उन 40 मुद्राओं की कीमत से कम है औसतन। अब सेम हम देखें तो 24 में ज्यादा थी, मतलब एक अच्छी स्टैंड पे था, रुपए की कीमत ज्यादा थी, उसकी जितनी उसकी कीमत उससे ज्यादा ओवर वैल्यू की तरफ जा रही थी, लेकिन अभी अंडर वैल्यू की तरफ जा रही है, ये समझ में आया। तो 2024 में ओवर वैल्यू था, जितनी उसकी कीमत थी उससे ज्यादा उसकी मार्केट में वैल्यू थी, लेकिन अभी अंडर वैल्यू है, 100 से कम चल रहा है, इस हिसाब से यह कहा गया।
तो आपको पता होना चाहिए कि जो ज्यादा बेहतर एक देखें तो बेहतर जो स्पष्ट आंकड़े देता है वो नीर नहीं देता है, बल्कि नीर के साथ जब हम इसमें महंगाई जोड़ देते हैं, महंगाई जोड़ना जरूरी है, तब जाके हमें मिलता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट प्लस महंगाई इक्वल टू रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि इसी दौरान ये बात कही गई कि अभी जो स्थिति है युआन और रुपए को कंपेयर करने की जो चीन की मुद्रा है इसको लेकर के सेंट लुइस फेडरल रिजर्व बैंक जो अमेरिका का है उसने, अब जैसे हमारे यहाँ रीर और नीर हमने निकाला ना, तो 40 देशों की मुद्राओं के हिसाब से निकाला था, लेकिन अब मापने के हर किसी का अपना तरीका है, कोई अलग अलग तरीके से माप रहा है ना, कोई लंबाई मीटर में नाप रहा है, कोई सेंटीमीटर में। अमेरिका के इस फेडरल रिजर्व बैंक ने क्या किया, भारत और चीन की मुद्राओं को आरबीर डेटा के अनुसार नापा। अब ये आरबीर क्या है, ये उनका तरीका है, कुल मिला के इसके फुल फॉर्म में आप नहीं भी जाएंगे तो काम चल जाएगा। इतना ध्यान रखिए कि इसमें देशों की संख्या बढ़ गई, 64 हो गई, हमारे यहाँ 40 थी, बाकी बेस ईयर वहां 15-16 था, यहाँ पे 2020 कर दिया, तो बस तरीका बदल गया है, बाकी चीजें वही हैं, ईयर बदल दिया, अब रेफरेंस बदल दिया। अब यहाँ पे भारतीय रुपये की जो वैल्यू थी नवंबर 2016 में 106 थी, यानी कि ओवर वैल्यू चल रहा था, इसमें भी ओवर वैल्यू देखिए दिखा रहा है, लेकिन जून 2026 में अंडर वैल्यू 100 से कम चला गया। फिर चीनी युआन जो था वो नवंबर 2024 में अंडर वैल्यू था और जून में भी यह अंडर वैल्यू था। तो चीनी मुद्रा अंडर वैल्यू पहले भी थी, अब उससे भी ज्यादा अंडर वैल्यू रुपए की हो गई जून 2026 में, क्योंकि ये 90.15 है। तो रुपए की जितनी कीमत है उससे ज्यादा कम उसे माना जा रहा है चीन की मुद्रा युआन की तुलना में। चीन का तो 92.24, ये बात कही जा रही थी, ये कंपेयर कहा जा रहा था। तो नतीजा ये हुआ कि जून 2026 में 90.15 और युआन का 92.224। तो इससे क्या हुआ कि अंडर वैल्यू प्रतिस्पर्धी करेंसी बन गई। तो अंडर वैल्यू में दोनों प्रतिस्पर्धी आगे पीछे चल रहे हैं, ये कहा गया। तो गिरावट को लेकर के आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए गिरावट बाहरी कारणों से, घरेलू कारणों से नहीं है। इसको उदाहरण के तौर पर ऐसे समझें कि कोई बच्चा है, उसने खूब पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद भी एग्जाम में फेल हो गया। तो दो चीजें होती हैं, कोई भी बच्चा अगर फेल हुआ है तो दो रीजन हो सकते हैं, या तो उसने खूब अच्छी पढ़ाई की थी, या तो पढ़ाई मतलब या फेल होगा तो उसके पीछे अच्छी पढ़ाई नहीं, या तो उसने पढ़ाई नहीं की थी, या तो दूसरा रीजन होगा कि जो क्वेश्चन पेपर आया आउट ऑफ सिलेबस है। दो ही रीजन हो सकते हैं, अगर पढ़ाई की तो आउट ऑफ सिलेबस है। तो आरबीआई के गवर्नर का कहना है कि हमारी पढ़ाई अच्छी, यानी कि हमारे आंतरिक जो मामले हैं, आंतरिक जो कारण है वो वजह नहीं थी, बाहरी जो चीजें हुई, बाहरी जो घटनाएं हुई, चाहे वो ईरान और अमेरिका की लड़ाई हो जिससे डॉलर महंगा हो गया, ये सब चीजों की वजह से हुआ ये कि रुपए की वैल्यू कम आ गई। तो यहाँ पे घरेलू मजबूती उन्होंने बताई कि जीडीपी अगर हम देखें तो 6% से ऊपर है, जो दुनिया में बेहतर स्थिति में बाकी देशों की तुलना में दिखाता है, और महंगाई भी है मॉडरेट स्तर पर है, और फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो इतना है कि 11 महीनों तक आयात किया जा सकता है, इतना फॉरेक्स रिजर्व भारत के पास है, आरबीआई के गवर्नर ने ही कहा। लेकिन दूसरी तरफ बाहरी दबाव जो कहा गया कि महंगा जो तेल हो गया यूएस अंतरालों की वजह से, और या फिर एफपीआई आउटफ्लो जो हुआ, यानी कि विदेशी निवेशकों ने जो शेयर मार्केट से पैसा निकाला, क्यों, क्योंकि वैश्विक बाजार में एक भरोसा जो था वो डगमगा रहा था, और वैश्विक स्तर पर जो डॉलर था वो लगातार मजबूत हो रहा था क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही थी। तो ये बाहरी कारण थे, अंदरी कारण, घरेलू कारण नहीं थे, यही बात कही गई। अब यहाँ पे देखिए मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं कि क्या कहा गया और उस कहने के पीछे उन्होंने क्या कारण दर्ज कराए। तो यहाँ पे अब रुपए, सस्ते रुपए का फायदा और नुकसान ये भी सामने आ जाता है। अब सस्ते रुपए का सिर्फ फायदा नहीं होता, नुकसान भी होता है, दोनों चीजें देखते हैं। तो यहाँ ये है कि मान लीजिए कि एक्सपोर्टर मान लीजिए विदेश में कपड़े बेचता है, ठीक है, तो सस्ता रुपया मतलब विदेशी ग्राहक के लिए भारतीय सामान सस्ता। सीधी सी बात है कि अब मुझे, मैं सोच रहा हूं कि 100 रुपए में मैं ये कपड़ा बेच दूंगा, मान लीजिए एक रुमाल है, मैंने 100 रुपए में बेचनी है, ठीक है, 100, अब 100 रुपए, $1 में 100 रुपया, ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ कि अब 100 रुपए तो मैं कर दिया, कीमत मैंने नहीं चेंज की, लेकिन $1 में उससे ज्यादा रुपए आ रहे हैं, रुपए की वैल्यू क्योंकि गिर गई है। तो उससे क्या होगा, जो बेचने वाला है उसको फायदा होगा, यानी कि जो निर्यात बढ़ने की संभावना रहेगी क्योंकि उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे।
अब घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को आयातित सामान के मुकाबले बढ़त मिलेगी, तो लोग जितना ज्यादा बेचेंगे, सीधी सी बात है। जैसे मान लीजिए कि मैं सामान लेके जाऊँ अमेरिका में, बेचूँ, डॉलर में पैसे कमाऊँ। अब यहाँ पे आऊँगा तो मुझे डॉलर से रुपए ज़्यादा मिल रहे होंगे। अब डॉल पहले मान लीजिए साल भर पहले अगर मुझे ₹90 मिल रहे थे, आज मुझे ₹96 मिल रहे हैं डॉलर के बदले। मैंने वहाँ खूब सारे डॉलर कमा लिए हैं विदेशों से। अब मैं वो लेके आ जाऊँगा, इसका मतलब है कि यहाँ से एक्सपोर्ट करने से मुझे फ़ायदा होगा, या वहाँ कोई रह के भी कोई कमा रहा है, यहाँ आ जाए तो भी उसको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नुकसान की बात करें तो हमें सिर्फ बेचना थोड़ी है, हमें तो खरीदना भी है, और जब हम चीज़ें खरीदेंगे तो हमें जब डॉलर में पेमेंट करना होगा तब हमें महँगा पड़ेगा। तो तेल को लेकर के हमें डॉलर चाहिए। पेट्रोल ट्रांसपोर्ट महंगे होने से देश में क्या होगा, फिर महंगाई आ जाएगी। हमें तेल महंगा पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, महंगाई उसकी वजह से आएगी। और रोजमर्रा के सामान, सीधी सी बात है, रोजमर्रा के सामान अगर जो भी सामान परिवहन, अगर ट्रांसपोर्ट अगर महंगा हो गया तो फिर उसके बाद सामान भी महंगे हो जाते हैं। तो उसका असर बहुत सारी चीजों पे पड़ता है, तो नुकसान भी है। अब यहाँ पे बात आती है आरबीआई का क्या कहना है। देखिए आरबीआई ये कहता है कि हम कोई ऐसा फिक्स सोच के नहीं चल रहे हैं कि एक कोई खास एक्सचेंज रेट होना चाहिए कि भाई $1 में इतने रुपए हम तय करके रखेंगे। मतलब आरबीआई कभी ये नहीं कहेगा कि हम चाहेंगे कि हमेशा $1 में ₹50 रहे, ₹60 रहे, या $1 में हम ₹1 करना चाहते हैं। वो बोलेगा ये मार्केट के ऊपर हम छोड़ते हैं। लेकिन फिर भी जब बहुत तेजी से उतार चढ़ाव आता है, जैसे मान लीजिए कोई ब्रेकर गाड़ी कोई आराम से चला रहा है ना, और झटके आएंगे तो ब्रेक हल्का सा वहां लेगा, वहां संभालेगा, गड्ढे आएंगे तो वहां संभालेगा, यानी कि बाजार सब कुछ तय कर रहा है। बस जहां पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन खराब होगी, बहुत तेजी से या रेट बहुत चढ़ेगा गिरेगा, तो वहां पे संभालने के लिए, जिससे मार्केट गड़बड़ाए ना, उसके लिए कोशिश रहेगा कि कुछ ना कुछ जो मॉनेटरी पॉलिसी की चीजें हैं वो अप्लाई करता रहता है। आरबीआई जो करता है वो करेगा। हम कहते भी हैं कि काम जिम्मेदारी पहले स्तर पे आरबीआई की ही है। तो रुपए के फिर मजबूत होने की बात हम करें तो उसके लिए जरूरी है कि जो रीर की वैल्यू है 100 से ज्यादा होनी चाहिए, या 100 तो एटलीस्ट होनी चाहिए। और पश्चिम एशिया में तनाव कम हो, शिपिंग लेन सामान्य हो, कोई नया जियो पॉलिटिकल शॉक यानी कि कुछ और घटना ना हो जाए, तब जाके, जैसे कि अभी हूती विद्रोही कह रहे हैं ना कि हम इधर साइड जाम लगा देंगे, तो अब ये स्वेज नहर वाला रास्ता रोकने की बात करें, अगर वो पूरे लाल सागर को रोक दिया तो स्वेज नहर से सामान ला जाना और वहां से लाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी घटना ना हो जाए, उसके लिए तब जब ऐसा नहीं होगा तो ही भारत के रुपए की वैल्यू को झटका नहीं लगेगा। फिलहाल के लिए सारी बातों का सार यही था। अब आगे रुपए की दिशा तय करेंगे कच्चे तेल की कीमतें, यूएस मौद्रिक नीति और वैश्विक पूंजी प्रवाह और भू राजनीतिक हालात, कुल मिला के, है ना। अब परीक्षा के लिए याद रखने वाली ये सारी जानकारी एक बार देख लीजिए। अब आते हैं हमारे एक सवाल पे। वो सवाल जो आज के टॉपिक पे है कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का मान 100 से अधिक होने का अर्थ है कि संबंधित करेंसी अवमूल्यित, अंडर वैल्यू है। और दूसरा, नीर की गणना में महंगाई दर के अंतर को समायोजित नहीं किया जाता, जबकि रीर में यह समायोजित किया जाता है। तीसरा, भारत का नीर और रीर इंडेक्स भारत के 40 प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों के मुद्राओं पर आधारित है, जिसका आधार वर्ष 2015-16 है। आपको बताना है कितने कथन सही है, केवल 1, 2, 3 या कोई भी नहीं। तो कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।